बिलासपुर के छत्तीसगढ़ के कोने में खड़ा है अंधेरखंड महल। एक ऐसा खंडहर जहां दिन में भी अंधेरा छाया रहता है। कहते हैं चांदनी रातों में इसकी दीवारों से काला खून टपकता है, जैसे महल खुद रो रहा हो। जो भी इसका दरवाजा पार करता है जिंदा वापस नहीं आता। एक दिन 3 लड़कियां हाथों में कैमरा और ट्राइपॉड लिए इस खंडहर के सामने से गुजर रही थीं। देखो कितनी पुरानी सी बिल्डिंग है। हाँ, इतनी पुरानी कि लगता है वास्को डी गामा भारत आके सबसे पहले यहीं रुका होगा। अरे अगर इसमें रील बनाई ना तो रातों रात वायरल हो जाएंगे हम। हाँ चल अंदर चलते हैं। तीनों लड़कियां उस खंडहर के अंदर कदम रखती हैं, पर जाते ही उनके दिल में एक सिहरन सी दौड़ जाती है और कभी दूर से अजीब सी सिसकियां सुनाई देती हैं। कभी कान के पास कोई फुसफुसाता है, जैसे कोई उनके साथ साथ चल रहा हो। तुम लोगों ने अभी कुछ सुना क्या? हाँ, मुझे तो कुछ गड़बड़ सी लग रही है। चल वापस चलते हैं। अरे वापस क्यों? पुरानी बिल्डिंग है, शायद हवा का झोंका होगा या कोई भ्रम। इन लड़कियों ने अपने डर को भ्रम समझकर महल के और गहरे अंधेरों में अपने कदम बढ़ा लिए। तभी एक कमरे में उन्हें 3 भूतिया तस्वीरें दिखीं। ये देखो कितनी अजीब सी तस्वीरें हैं। यहाँ एक रील बनाते हैं, मस्त लगेगा। जैसे ही तीनों लड़कियां रील बनाने के लिए कैमरा सेट करती हैं, उन तस्वीरों की आंखें उनकी तरफ घूरने लगती हैं। एक डरावनी हंसी महल के कोनों कोनों में गूंजती है, जैसे सदियों का खौफ जाग उठा हो। हर तस्वीर से एक भूत निकलता है और तीनों लड़कियों पर टूट पड़ता है। तीनों का खून उस काले खंडहर के फर्श पर बिखर जाता है। तीनों लड़कियों का खून पीने के बाद तीनों भूत एक कमरे में बातें कर रहे हैं। उनके चेहरों पर नफरत है। पहले हम लोग जंगल में चैन से रहते थे। इंसानों ने सारा जंगल काट कर ये शहर बसा दिया। अब बस ये एक महल बचा है जहां हम भूत थोड़ी सी शांति से जी सकते हैं, पर ये इंसान यहाँ भी आ जाते हैं। हाँ पापा, पहले हम रातों को अंधेरे में निकलते थे, पर इन इंसानों ने स्ट्रीट लाइट्स लगा दी। अब तो रात में भी छुपना मुश्किल हो गया है। रात को भी मत निकलना बेटी। जवान लड़की के लिए रात में घर से बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं। अरे हम इंसान थोड़ी हैं जो रात में खतरा होगा। हम भूत हैं, हमें तो दिन में निकलने से डर लगता है। हाँ, दिन में तो बिल्कुल मत निकलना। इन इंसानों का क्या भरोसा। भस्मदंत किसी गहरी चिंता में डूबा हुआ है, जैसे उसके दिल में कोई सदियों पुराना बोझ हो। आप इतनी चिंता में क्यों डूबे हैं? बस एक अच्छा लड़का मिल जाए, बेटी की शादी करवा दूं, फिर चैन से मरूंगा। अरे आप तो पहले ही मर चुके हैं, अब और कितना मरेंगे? अंधेरखंड महल के सामने से एक बारात गुजर रही थी। तभी उनकी गाड़ी एक झटके में रुक गई, जैसे किसी ने उसे रोक दिया हो। ड्राइवर साहब, क्या हुआ? गाड़ी जरा ठीक से चला लो। लगता है पंक्चर हो गया सर। कल ही तो व्हील बदलवाया था, शायद ट्यूबलेस के बदले टायरलेस ट्यूब डाल दिया है उसने। ठीक है, जल्दी चेक करो। ड्राइवर गाड़ी से उतरता है। रात का अंधेरा इतना गहरा है कि टॉर्च के बिना कुछ दिख नहीं रहा। वो टायर चेक करता है, तभी उसे लगा जैसे कोई उसके बगल से गुजरा। एक ठंडी हवा का झोंका उसके कान के पास से गुजरता है। सर, चक्के में एक नुकीला पत्थर धंस गया है। अरे यार, गाड़ी ठीक से चला लिया करो। अरे मैं तो बड़ी सावधानी से चला रहा था, पर गाड़ी के नीचे जो आदमी आया ना, उसके किडनी में पत्थर था, वो मुझे दिखा नहीं। पंक्चर ठीक करो, तब तक हम सामने वाली बिल्डिंग में रुकते हैं। दूल्हा अपनी बारात के साथ अंधेरखंड महल की तरफ बढ़ता है। हर कदम के साथ अंधेरा और गहरा होता जाता है। भाई, ये तो पुराने जमाने से भी ज्यादा पुराना घर लगता है। अरे जिंदगी भर थोड़ी ना यहाँ रुकना है, बस थोड़ी देर की बात है। दूल्हा अपनी बारात के साथ महल के अंदर कदम रखता है, पर जाते ही उन्हें एक भय का एहसास होता है। कभी दूर से चीखें सुनाई देती हैं, तो कभी कानों में फुसफुसाहट। महल के अंदर से सिगरेट का धुआं निकल रहा है और आवाजें आती हैं, जैसे कोई सदियों से बंद कमरे में बातें कर रहा हो। पापा, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। दिल में एक अजीब सा डर बैठ रहा है।
कैसा डर? ऐसा लगता है जैसे ये भूतिया जगह है। अरे बेटा, अंदर से धुआं आ रहा है, लगता है कोई पार्टी चल रही है और तुझे भूत दिखता है। डर मत। दूल्हा और उसकी बारात महल के हर कोने को छान मारती है, पर उन्हें एक भी इंसान नहीं दिखता। धुआं है, आवाजें हैं, पर कोई आदमी नहीं है। ये देखकर दूल्हे का डर और बढ़ जाता है। पापा, महल से धुआं निकल रहा था, लोगों की आवाजें आ रही थी, पर यहाँ कोई नहीं है। अरे सब अपने घर में होंगे, हमें बस थोड़ी देर यहाँ रुकना है। कौन सा जिंदगी भर रुकना है। दूल्हा और बाराती गाड़ी के ठीक होने का इंतजार करने लगते हैं, पर उन्हें क्या पता था कि उनके ऊपर एक खौफनाक साया मंडरा रहा था। बारातियों को देखकर भस्मदंत का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ जाता है। उसकी आंखें लाल, सांसें भारी हो जाती हैं। फिर आ गए, ये इंसान नहीं सुधरेंगे, अभी इन्हें मार कर आता हूँ। सीधा मारना, मर्द की तरह। इस डरावनी हंसी में तुम बहुत फनी लगते हो। पापा, इन्हें मारने की क्या जरूरत? वो दूल्हा है, मैं उससे शादी करूंगी। वो इंसान है, तुझसे शादी क्यों करेगा? अरे बीवी भी खून पीती है, मैं भी खून पीती हूँ, इसमें उसे क्या प्रॉब्लम? वो तुझसे शादी करेगा, अपनी शक्ल देखी है? रूहानी अपना जादू चलाती है, एक सुंदर लड़की का रूप बना लेती है और दूल्हे के सामने आ जाती है। आप कौन? जहाँ आप रुके हैं, ये मेरा ही घर है। पर थोड़ी देर पहले तो मुझे यहाँ कोई नहीं दिखा। हाँ, कभी कभी हम लोग दिखते नहीं हैं। क्या? अरे आप नहीं समझेंगे। आपके साथ और कौन कौन रहता है यहाँ? मैं, मेरे मम्मी पापा और भाई। कुछ लेंगे आप? हाँ, पानी। रूहानी दूल्हे को एक ग्लास देती है, पर उसमें पानी नहीं, काला खून भरा है। ये क्या है? लगता है पानी में कुरुक्षेत्र की मिट्टी घोल दी हो। अरे आप कितने पीले पड़ गए हैं। ये बी पॉजिटिव है, बॉडी में खून बनेगा, बिल्कुल लाल हो जाएंगे। मैं पीला नहीं हूँ, ये हल्दी लगी हुई है। ये लाल लाल क्या है? मैं नहीं पीऊंगा। नहीं पीना है तो मत पियो, पर इसी से मेरी मांग भर दो। कुछ दिन पहले मिलती तो शायद भर देता, पर अब मेरी शादी तय हो चुकी है। मैं शादी के लिए जा रहा हूँ। बेटी, वॉशरूम किधर है? यहाँ से सीधा चले जाइए, वॉशरूम आ जाएगा। दूल्हे के पिता वॉशरूम के लिए निकल पड़ते हैं। महल के अंदर इतना अंधेरा है कि खुद से खुद का हाथ देखना भी मुश्किल है। वो सीधा चलता जाता है, पर वॉशरूम का नामो निशान नहीं मिलता। तभी उसे एक औरत दिखती है, सर झुकाए खड़ी है। वॉशरूम किधर है? वो औरत कोई जवाब नहीं देती। दूल्हे का पिता सोचता है कि शायद उसने सुना नहीं। वो उसके पास जाता है। सुनिए, मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ, वॉशरूम किधर है? जैसे ही वो उसे छूता है और वो औरत अपना सर उठाती है, उसकी आंखें खोखली, चेहरा पीला, बाल उलझे हुए, वो डरावनी आवाज में हंसने लगती है। ये देखकर दूल्हे का पिता भागता है और वो औरत उसका पीछा करने लगती है। जैसे तैसे वो वापस बारातियों के पास पहुंचता है। भूत, भूत, कोई मुझे बचा लो, भूत। कहाँ है भूत? मैंने अपनी आंखों से देखा बेटा, आंखें खोखली, चेहरा पीला, डरावनी हंसी। मैं जान बचाकर भागा हूँ। आपने मेरी माँ को देख लिया होगा। क्या? आपकी माँ भूत है? अरे बिना मेकअप के देख लिया होगा, इसलिए डर गए। आपके मम्मी पापा कहाँ हैं? मुझसे शादी कर लो, फिर मैं तुम्हें मम्मी पापा से भी मिलवा दूंगी। माफ कीजिए, मैं शादी नहीं कर सकता। आज ही मेरी शादी है। गाड़ी खराब हो गई थी, इसलिए यहाँ रुकना पड़ा। तभी ड्राइवर उनके पास आता है। उसकी सांसें भारी हैं, जैसे वो किसी खौफ से गुजरा हो। साहब, गाड़ी ठीक हो गई, चलिए निकलते हैं। हाँ चलो, मुहूर्त का वक्त भी निकला जा रहा है। दूल्हा अपनी बारात के साथ जाने लगता है, पर रूहानी का गुस्सा अब हद पार कर चुका था। उसका चेहरा बदलता है, आंखें लाल और एक भयानक रूप उसका असली चेहरा बन जाता है।
मैंने कहा ना, मुझसे शादी किए बिना तुम नहीं जा सकते। मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। दूल्हा और बाराती भागने लगते हैं, पर रूहानी अपनी भूतिया रूप में आ जाती है। उसकी डरावनी हंसी महल के हर कोने में गूंजती है। उसके मम्मी पापा भी हवा में तैरते हुए बाहर आते हैं। उसकी आंखों में सदियों का गुस्सा झलकता है। मैंने कहा था ना, तुम मुझसे शादी किए बिना नहीं जा सकते। अब भागो, ये सारे भूत हैं। पर रूहानी दूल्हे को पकड़ लेती है और अपने जादू से वहीं जमीन पर एक आग का गोला जलाती है और दूल्हे के साथ 7 फेरे लेने लगती है। तभी दूल्हे का फोन बजता है। रिंगटोन में हनुमान चालीसा गूंजता है। ये सुनते ही रूहानी को झटका लगता है और वो जमीन पर गिर जाती है। दूल्हा अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है। ये समय मध्य रात्रि का था। मिस्र के राजा सेठी के महल से दूर घने जंगलों में काला लबादा पहने हुए कोई चला जा रहा था। उसका एक एक कदम जंगल में बनी एक गुफा की तरफ बढ़ रहा था। उसकी जानकारी से परे एक सिपाही था जो कि महल से उसका पीछा करता हुआ वहां तक आ पहुंचा था। गुफा के अंदर वो एक मूर्ति के सामने जाकर रुका। हे शैतानों के देव, मैं क्लियोपैट्रा आपके सामने हाथ जोड़े खड़ी हूँ। मेरी 2 ख्वाहिशें हैं। पहली, पूरे मिस्र पर राज करना, और दूसरी, हमेशा मिस्र की सबसे खूबसूरत मल्लिका बने रहना। मुझे बताइए कि मेरी ये ख्वाहिशें कैसे पूरी होंगी। क्लियोपैट्रा, तुम्हें हर सोमवार की रात एक जवान मर्द की बलि देनी होगी। उसका खून पीना होगा और आखिरी बलि तुम्हें यहीं आकर देनी है। तभी पीछे से वो सिपाही बोल पड़ा जो अभी तक छिपकर सारी बातें सुन रहा था। राजकुमारी क्लियोपैट्रा, मैंने सब कुछ सुन लिया है। मैं आपको आपके इरादों में कामयाब नहीं होने दूंगा। पहला शिकार आ गया। उसने सिपाही पर झपटा मारा। कुछ ही देर बाद सिपाही के खून की मोटी सी धार गुफा के बाहर आ गिरी और फिर चारों तरफ शांति छा गई। मिस्र के एक पड़ोसी राज्य का महान राजा फुलिस्टो अपने कक्ष में लेटा आराम फरमा रहा था। तभी उसके कक्ष की जमीन हिलने लगी। ये क्या, भूकंप आ रहा है क्या? सिपाहियों! अचानक से भूकंप रुक गया और सब कुछ शांत हो गया। वो कुछ सोच पाता इससे पहले ही धीरे धीरे करके कमरे का दरवाजा खुलने लगा। सामने से एक सुडौल शरीर वाली लड़की कमरे के अंदर दाखिल हुई। उसके चेहरे पर नकाब लगा था, लेकिन उसका मखमली गोरा बदन उसके तंग कपड़ों से चमक रहा था। कौन हो तुम और हमारे कक्ष तक कैसे पहुंची? मिस्र की सबसे खूबसूरत राजकुमारी के बारे में आपने कभी सुना है? उसका नाम क्लियोपैट्रा है। कहते हैं कि वो स्वर्ग की अप्सरा जैसे खूबसूरत है। तो ये देखो, मिस्र की सबसे खूबसूरत लड़की तुम्हारे सामने है। उसने एक झटके में अपने चेहरे से नकाब हटा दिया और उसकी खूबसूरती को देख वो सुन्न सा रह गया। लाजवाब। वो उसकी खूबसूरती में खो गया था। उसने अपनी भावनाओं पर काबू किया और पूछा, आप मेरे पास किस लिए आई हैं? आपको देखने के लिए तो दुनिया भर के राजकुमार बड़ी दूर दूर से आते हैं। क्लियोपैट्रा ने उसको कसकर गले लगा लिया। आपको बस हमारा एक काम करना है। मैं चाहती हूँ कि आप सेठी को युद्ध के लिए ललकारें और उनको खत्म कर डालें। मुझे इस वक्त सिर्फ रानी बनने की तमन्ना है और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। आप सेठी को खत्म कर देंगे और उसके बाद मिस्र के नए राजा बनेंगे, और राजा बनने के बाद मैं आपसे शादी करके मिस्र की नई रानी बन जाऊंगी। फिर पूरे मिस्र पर हम दोनों का राज होगा। क्लियोपैट्रा ने वो रात उसी के साथ गुजारी और सुबह उसके उठने से पहले ही वो वहां से गायब हो गई। उस पर क्लियोपैट्रा के हुस्न का जादू छा चुका था।
उसने अचानक से मिस्र पर हमला बोल दिया और दोनों राज्यों के बीच घमासान युद्ध हुआ। सेठी की इस जंग में मौत हो गई और फुलिस्टो जीत गया। भरे दरबार में वो अब सिंहासन पर बैठा था। उसके सामने ही क्लियोपैट्रा और उसका भाई पैटोलेमी बंधक बने खड़े हुए थे। आज से हम मिस्र के नए राजा हैं और हम ये ऐलान करते हैं कि सेठी का बेटा पेटोलेमी आज से हमेशा के लिए कैद खाने में रहेगा और क्लियोपैट्रा हमारी पहली रानी बनेंगी। ये सुनकर क्लियोपैट्रा का चेहरा खिल उठा। आखिरकार वो रात अब आ ही गई जिसका फुलिस्टो को बेसब्री से इंतजार था। क्लियोपैट्रा सजी धजी सेज पर बैठी हुई थी। जब फुलिस्टो कमरे में दाखिल हुआ तो क्लियोपैट्रा को देखकर उसका मन मचल उठा। मेरी जान, इतनी शांत क्यों बैठी हो? आप मिस्र की रानी बन चुकी हैं। आखिर आपका सपना हमने पूरा कर दिया। ये सुनते ही क्लियोपैट्रा भयानक अंदाज में हंसने लगी। और अब आपको इनाम देने का समय भी आ गया है। क्लियोपैट्रा की आंखें लाल लाल चमक उठी। उसने फुलिस्टो पर छलांग लगा दी और उसके सीने पर चढ़ बैठी। मैं अपने हाथों से अपने पिता की हत्या नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने तुमको मेरे हुस्न का लालच देकर उन्हें खत्म करने के लिए ललचाया था। अब तुम्हारा काम खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी जो वादा मैंने तुमसे किया था उसको मैं जरूर पूरा करूंगी। आज की रात मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ। इतना कहते ही कमरे की रोशनी बंद हो गई। सुबह तक जब फुलिस्टो की चीखें महल में गूंजती रही, कुछ सिपाही तेजी से उस कमरे की तरफ भागे और तभी फुलिस्टो की कटी हुई गर्दन कमरे से बाहर आ गिरी। इस दुष्ट ने मेरे पिता को खत्म करके मेरे भाई को कैद खाने में डाल दिया। ऊपर से हमें अपनी रानी बनाकर हमारे ऊपर भी अपना हक जमा लिया था, लेकिन हमने अब इससे उन सभी जुल्मों का बदला ले लिया है। इसकी लाश को राज्य के चौराहे पर टंगवा दिया जाए और हमारे भाई को फिर से आजाद कर दिया जाए। अब क्लियोपैट्रा और उसका भाई सिंहासन पर बैठे। क्लियोपैट्रा बहुत खुश थी, लेकिन रानी बनने के बाद वो अब दरबारियों की नजर में रहने लगी थी। वो हर सोमवार की रात महल से निकलती और अपना शिकार कर वापस आ जाती थी, लेकिन उसके भाई पैटोलेमी की उस पर खासी नजर थी। उसने इस बारे में अपने धर्म गुरु से अकेले में बात की। धर्म गुरु, क्लियोपैट्रा हर सोमवार की रात महल से बाहर निकलती है और देर रात वापस आती है। आप ही बताइए इसके पीछे क्या रहस्य हो सकता है? हमारे पास एक योजना है। देवताओं ने चाहा तो सारे रहस्य से पर्दा हट जाएगा। अगले सोमवार की शाम क्लियोपैट्रा बाग में टहल रही थी। तभी सेनापति मोंटेस उसके सामने हाजिर हुआ। मिस्र की सबसे खूबसूरत महारानी को मेरा सलाम। कहो, क्या कहना है? गुस्ताखी माफ करे महारानी, लेकिन हमें आपसे प्यार हो गया है। ये सुनकर पहले तो क्लियोपैट्रा ने उसको गुस्से से घूरा और फिर मुस्कुराते हुए बोली, देखते हैं आप हमारी मोहब्बत के काबिल हैं कि नहीं। आज रात सबके सो जाने के बाद आपको हमारे साथ चलना होगा, वो भी बिना कोई सवाल किए। ये सुनकर सेनापति बहुत खुश हुआ और रात होने का इंतजार करने लगा। आधी रात होने पर क्लियोपैट्रा महल से बाहर निकली। सेनापति मोंटेस पहले से ही उसका वहाँ इंतजार कर रहा था। क्लियोपैट्रा ने उसको मुस्कुराते हुए देखा। चलिए अब अपनी आंखें बंद कीजिए। क्लियोपैट्रा ने अपने कपड़ों में छिपी एक काली पट्टी निकाली और उसकी आंखों पर बांध दी। फिर उसका हाथ पकड़कर उसको गुफा में ले गई। उसने उसको अपने देवता की मूर्ति के सामने खड़ा किया और फिर मूर्ति के पास रखा चाकू उठाया। अब तुम अपनी आंखें खोल सकते हो। ये सुनते ही सेनापति ने अपनी आंखों से पट्टी हटाई और जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, उसका दिल दहल उठा। मिस्र की सबसे खूबसूरत लड़की इस टाइम दुनिया की सबसे भयानक चुड़ैल का रूप ले चुकी थी।
मैं भी तुमको बेहद पसंद करने लगी हूँ। ऐसा कहकर उसने एक एक करके उसकी आंखों में चाकू मारकर उसकी दोनों आंखें फोड़ डाली। उसकी दोनों आंखों से खून बह रहा था। अब काले देव की मूर्ति की आंखें चमकने लगी। मेरी तरफ से आखिरी बलि स्वीकार करो मेरे प्यारे देवता। वो सेनापति की गर्दन काटने ही वाली थी कि तभी उसका भाई पेटोलेमी धर्मगुरु कुछ सिपाहियों के साथ वहां आ पहुंचा। सिपाहियों ने उसको पकड़कर ताबूत में बंद कर दिया। मुझे बाहर निकालो, बाहर निकालो, मुझे छोड़ो। इसे जल्द से जल्द यहाँ से लेकर चलो। उसका हुक्म सुनकर सिपाहियों ने ताबूत उठाया और जैसे ही उसको बाहर ले जाने लगे उनको एक झटका सा लगा और वो बाहर नहीं जा सके। इसे हम बाहर नहीं ले जा सकते। ये आखिरी मर्द की बलि दिए बिना यहाँ से बाहर नहीं जा सकती। इसे इसके काल देवता की शक्तियाँ रोक रही हैं। भलाई इसी में है कि इसको यहीं छोड़ दिया जाए। ये सुनकर पेटोलेमी ने उसको उसी गुफा में छोड़ दिया। अब पेटोलेमी अकेला मिस्र पर राज करने लगा और क्लियोपैट्रा उसी गुफा में उसी ताबूत में कैद रही। सन 2023 कुछ इंडियन टूरिस्ट मिस्र घूमने के लिए वहां पहुंचे। वो जंगल में कैंपिंग करने के लिए पहुंच गए। अभी वो अपनी कैंपिंग करने के लिए अच्छी जगह देख रहे थे कि उनको वो गुफा नजर आई। चारों उस गुफा के अंदर दाखिल हो गए। तभी उन चारों की चीख गुफा से निकली।